गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट में अध्ययन करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली चैप्टर है, इसमें आप करेंगे जो सबसे ज़्यादा जो स्टडी करने का पार्ट होता है वो मोस्ट ऑफ पार्ट ये होता है कि एसी करंट के साथ हम वेरिएशंस चेक करते हैं, रेजिस्टेंस का हम वेरिएशंस चेक करते हैं, इंडक्टेंस का हम वेरिएशन चेक करते हैं, कैपेसिटेंस का, इसके साथ साथ तीनों का भी करते हैं मिला के। फिर इनमें पावर ट्रांसफ़र किस तरह से होती है, पावर ज़ीरो कब हो जाती है, वाटलेस करंट क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एसी जनरेटर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो बेसिकली जो चैप्टर है हमारा अल्टरनेटिंग करंट वो है क्या, हम एक्चुअली इसको क्या कहेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो हम इसके बारे में जैसे बात कर सकते हैं, इसमें दिखा है जैसे कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड एंड यूज्ड इन द वर्ल्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पावर जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जा रही है वर्ल्ड में वो अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में यूज़ की जा रही है। क्यों की जा रही है भाई, क्या कारण है कि इसको यूज़ किया जाता है? इसका कारण ये है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन इजीली एंड एफिशिएंटली टू कन्वर्टेड फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफार्मर। हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को आसानी से पूरी तरह से इसकी एक वैल्यू को दूसरे में ट्रांसफार्मर के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। डीसी में ऐसा नहीं है, एसी में हम इसके साथ ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा क्या आता है, द अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इकोनॉमिकली विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। देखो जब डीसी होती है, डीसी में लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होता है, जबकि एसी में लॉस ऑफ एनर्जी हमारा कम होता है। तो हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस में इकोनॉमिकली बिना किसी लॉस ऑफ एनर्जी के ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिटेड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अल्टरनेटिंग करंट को प्रेफरेंस देते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ अप्लायंसेस जो होते हैं सारे अल्टरनेटिंग करंट पर बेस्ड होते हैं। क्या होती है इसकी इक्वेशन, कैसे हम इसको डिनोटेड करते हैं, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम एंड इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स पीरियडिकली, इट इज़ नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। अगर पूछे कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, द करंट विच इज़ वेरिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो करंट जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएट होती है वो हमारी करंट क्या कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट हमारी कहलाती है। और इसको हम रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी या आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी हैं क्या, यहाँ पर जो आई है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, और आई नॉट जो है वो पीक वैल्यू है, या जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की, जिसकी ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी भी होता है, या 2 पाई एफ होता है, या कई जगह 2 पाई एन भी लिखा होता है। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोशन देता है, और ओमेगा जो होती है वो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिनोशन दिखाता है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं फेजर डायग्राम जैसा, या इसका ग्राफ जो बनता है हमारा पीरियडिकली ग्राफ जो हमारा आता है, टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एसी एंड इट इज़ इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द एसी टू गो थ्रू वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल के कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि वेयर टी इज़ द टाइम, तो यहाँ पर आई यानी कि वाई एक्सिस पर हम आई और एक्स एक्सिस पर हम थीटा एंगल यानी टाइम के साथ में वेरिएशंस देखेंगे। तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये मैक्सिमम पर होगी। जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगी वो टाइम हमारा T/4 हो जाएगा। फिर और हम आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, फिर ये हमारी ज़ीरो वापस हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, वो टाइम हमारा T/2 हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अब ये नेगेटिवली में मैक्सिमम हो जाएगी, दैट मीन्स 3T/4 एंड अगेन विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ओवर अ वन कंप्लीट साइकिल द वैल्यू ऑफ करंट विल बी ज़ीरो। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में जो वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की होती है वो हमारी क्या हो जाती है, ज़ीरो। ज़ीरो से शुरू हुए थे और एक कंप्लीट साइकिल में ज़ीरो पे आ गए, क्योंकि हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव। और ये हमारा एक रिवॉल्यूशन की बात होती है, किसी एक साइकिल की या किसी एक रिवॉल्यूशन की बात हमारी होती है। और इसी में आगे देख लेते हैं हम। जब आप इसी में आगे देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो होती है अल्टरनेटिंग करंट की, कि इफ़ इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स वेरिएशंस गॉन थ्रू बाय एसी इन 1 सेकेंड, सिमिलरली द अल्टरनेटिंग करंट ऑफ ईएमएफ कैन बी प्रेजेंट। अब जो करंट की जो इक्वेशन थी, अगर हम इसको आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी दे सकते हैं, तो इस बेस पर हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस करंट में वो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या ई इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब ये जो वेरिएशंस हैं वो कैसे हमारे शो होते हैं, अब देखिए इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि इन एसी सर्किट्स 2 एडिशनल सर्किट्स एलिमेंट्स आर यूज्ड। 2 तरह के एडिशनल सर्किट यूज करे जाते हैं।
जिसमें एक इंडक्टर होता है, दूसरा हमारा कैपेसिटर होता है। इस प्रकार करंट और वोल्टेज के बीच में एसी जो सर्किट होता है वो कंट्रोल करता है 3 सर्किट एलिमेंट्स को। जो सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? एल सी आर। एल मीन्स इंडक्टेंस, सी मीन्स कैपेसिटेंस एंड आर मीन्स रेजिस्टेंस। अब हम देखें कि यदि हमारी वोल्टेज जो है वो प्योर इंडक्टर से जा रही होगी तब हमारी करंट की स्थिति क्या होगी, करंट का किस तरह से हमारा वैल्यूएशन दिया जाएगा। तो आप जानते हैं एल इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी, जो आपने फैराडे लॉ से पढ़ा था, तो उसी बेस पर हम यहाँ पर वोल्टेज को दिखाएंगे। तो वी इक्वल्स टू हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी, जहाँ पर डी आई अपॉन डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को देखें तो इंडक्टर जो है वो इफेक्ट कर रहा है वोल्टेज के साथ, जब आई में हम चेंजेस कर रहे हैं टाइम के साथ में। ऐसे ही अगर हम आइडियल कैपेसिटर की बात करें तो Q इक्वल्स टू सी वी, और यहाँ से Q इक्वल्स टू सी वी, क्यू क्या होती है यहाँ पर? चार्ज, और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से डी अपॉन डी क्यू अपॉन डी टी करेंगे तो डी क्यू अपॉन डी टी और डी सी वी हो जाएगा, तो यहाँ से डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। द इक्वेशन शोज दैट अ कैपेसिटेंस इफेक्ट द करंट्स ओनली व्हेन वी चेंजेस विद टाइम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो करंट के चेंजेस हो रहे हैं वो 2 प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं। पहले में करंट का चेंजेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? प्योर इंडक्टर की वजह से, जिसमें करंट चेंज कर रही, वोल्टेज हमारा तभी शो होगा जब आपका इंडक्टर इफेक्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से वोल्टेज चेंज होगा जब करंट में चेंजेस आएंगे। और यहाँ पर हमारा जब पोटेंशियल में चेंजेस आएंगे तब हमारी करंट जो है वो अफेक्ट करेगी कैपेसिटेंस के साथ में। तो यहाँ से ये इनके 2 अलग अलग रेशियोज हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे हम डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हो गई करंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसी रूप में करंट को आगे बढ़ाते हुए कि मीन या एवरेज वैल्यू किसे कहते हैं, या मीन या एवरेज वैल्यू होती क्या है, कैसे आती है। देखो होती है ये तो हम सबको पता है और हम इसको रट भी लेते हैं, लेकिन कैसे आती है ये हमें नहीं मालूम। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं कि ये कैसे करके बताई जाती है। तो मीन करंट क्या होती है, जिसको हम एवरेज करंट कहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? तो इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle as is sent by AC through the same circuit in the same time। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी स्टेडी करंट की वह वैल्यू, वह सेम अमाउंट की वैल्यू जिस चार्ज की किसी सर्किट में हाफ टाइम में होती है, जो कि अल्टरनेटिंग करंट में उसी सेम टाइम में उसी सेम सर्किट में करंट की वैल्यू को शो करा जाता है। अब क्या अर्थ निकला इसका भाई? ये तो कोई बात ही नहीं। अर्थ ये निकला द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। द मीन और द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0, जैसे मैंने आपको बताया एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 होती है। वी कैन कैलकुलेट मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर एनी हाफ साइकिल। हम यहाँ पर एवरेज या मीन वैल्यू तभी ले सकते हैं किसी भी एसी करंट के लिए जब हम उसकी हाफ साइकिल में बात करें। फुल साइकिल में अगर आप बात करेंगे, कंप्लीट साइकिल में अगर आप बात करेंगे, तो वहाँ पर हमारी करंट क्या हो जाएगी? 0। अब जैसे मान लीजिए एक साधारण हमने कोई एक सर्किट ले लिया जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ अल्टरनेटिव सोर्स लगा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। अब यहाँ पर जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ से हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है इसके द्वारा निकली हुई। तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव करते हुए अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ आई नॉट आप जानते हैं पीक वैल्यू होती है। If the strength of current is assumed to remain constant for a small time dt, अगर हम ये assume कर लें कि करंट की स्ट्रेंथ dt टाइम के लिए सेम रहती है, then the small amount of changes sent into small time dt is, तो यहाँ से जो dt में जो उस करंट के समय में जो चार्ज में चेंजेस आएंगे वो भी स्मॉल हो जाएंगे। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल्स टू आई इंटू डी टी। लेट क्यू बी द टोटल चार्ज सेंड बाय एसी इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। पहले हाफ साइकिल के लिए मान लीजिए क्यू चार्ज भेजा जा रहा है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट्स क्या ले लेंगे? 0 से t/2। अब t/2 क्यों लिया? क्योंकि हमें हाफ साइकिल की बात करनी है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू लगा दी 0 से t/2 आई इंटू डी टी। अब आई की जगह वैल्यू हम लगा देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करोगे माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन 0 से t। अब ओमेगा टी बराबर होता है 2π, जानते ही हैं आप। तो यहाँ से आई नॉट अपॉन ये जो ओमेगा है इसको हम बाहर ले लेंगे, माइनस साइन को भी बाहर ले लेंगे, अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फार्मूला लगा देंगे। अपर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? इस टी की जगह हम क्या रख सकते हैं? कैपिटल t/2, तो ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0, 0 से शुरू हुआ था ना, कॉस 0 लग जाएगा। अब t इक्वल्स टू होता है 2π बाई ओमेगा,
तो टी इक्वल्स टू 2π/ω6 केवल यहाँ पर cos पाई रह जाए, यहाँ cos पाई, यहाँ cos 0। अब cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू होती है 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से ये 0, ठीक, और -1। अब देखो यहाँ से भी सॉरी cos पाई की वैल्यू होती है -1, सॉरी cos पाई की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से -1 और -2 और ये माइनस हो जाएगा प्लस का, जो हमारा निकल के वैल्यू दे देगा आई क्यू इक्वल्स टू 2I0/ω, और इसे इक्वेशन 1 ले देंगे। अब मान लीजिए कि आई वी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मीन वैल्यू को। यदि हम इसको मीन वैल्यू मान लें फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, तो क्यू चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे क्यू बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, Q/T। भैया बेसिक चीज़ समझें, यदि हम इसको थोड़ा सा बेसिकली अगर हम इसे डिनोशन देना चाहें तो आप जानते हैं आई बराबर क्या होता है, Q/T, ठीक। अब Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा I/T। अब Q की वैल्यू अगर I/T है यहाँ पर, तो यहाँ से ये चीज़ तो हमने प्रूफ करी है सर्किट से, ये चीज़ हम प्रूफ कर रहे हैं एवरेज वैल्यू को लगाते हुए। तो Q बराबर IAV यानी मीन वैल्यू इंटू T/2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों Q की वैल्यू हैं, हाफ साइकिल के लिए निकाली गई हैं, दोनों को बराबर रख देंगे, कुछ कैंसिल होगा, तो यहाँ से एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी IAV इक्वल्स टू 2I0/π, पाई की वैल्यू 3.14 लगाते हुए हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.637 I0 निकल के आ जाएगी एवरेज वैल्यू की या मीन वैल्यू की। तो यहाँ से आप जानना है कि हैंस द मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ पॉजिटिव हाफ साइकिल इज 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ AC, और वी कैन इजीली से कि 63.7% ऑफ पीक वैल्यू, जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है वो 63.7% होती है पीक वैल्यू के। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, द ऑर्डिनरी DC मीटर एंड DC वोल्ट मीटर कैन नॉट मेजर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, दे रिकॉर्डेड 0 रीडिंग व्हेन द यूज्ड इन AC सर्किट बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज ओवर अ फ्री साइकिल फुल साइकिल जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, DC जो आपके वोल्ट मीटर और एमीटर होंगे, दे कैन नॉट अज्यूम्ड मेजर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। क्यों? क्योंकि वो वही फुल मेजर के लिए करेंगे और फुल साइकिल के लिए क्या हो जाता है 0। ऐसे ही आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दो तरह की वैल्यू हैं, एक तो मीन या एवरेज वैल्यू और दूसरी हमारी रूट मीन स्क्वायर। दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी ज़्यादा पूछा जाता है। अब रूट मीन स्क्वायर, अब किसी चीज़ का पहले रूट करो, फिर मीन निकालो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, देखो क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज दैट द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट in the given resistance in a given time as is done by the AC when passed through the same resistance for the same time। सेम उसी की तरह वैल्यू है, सेम उसी की तरह डेफिनेशन। अब देखिए इसमें क्या चेंजेस आते हैं, हमें यहाँ पर निकालनी है किसकी वैल्यू, हमें यहाँ पर निकालनी है रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू। देखिए कैसे निकलेगी। दी RMS वैल्यू आज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। RMS वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं या वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, जो इसकी वर्चुअल वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं। रिप्रेजेंट हम इसको IRMS या IR से कर देते हैं। तो अल्टरनेटिंग वैल्यू को आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो है I इक्वल्स टू I0/ω से दी जाती है, और अगर कहीं पर किसी रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो हो रही होती है तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है रेजिस्टेंस R की वजह से, जिसका फार्मूला ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से दिया गया, ध्यान रखना बच्चों। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग H बराबर हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने I²R/T। तो फॉर स्मॉल टाइम इज टेकन हीट एज DH, फॉर स्मॉल टाइम DT, तो DH इक्वल्स टू I²R/dt। इन वन कंप्लीट साइकिल द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस इज R, तो ये हो जाएगा I²R और 0 से T। अब यहाँ से इसकी वैल्यूज लगा देंगे। sin² को हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, I²R तो बाहर हो जाएगा हमारा कांस्टेंट के रूप में, तो sin² बराबर होता है 1 माइनस या sin² बराबर जो होता है 2 cos θ 1 माइनस 2 cos θ अपॉन 2। ठीक है, इसकी वैल्यूज लगा देंगे। वैल्यूज लगाने के बाद हम इसका सेपरेशन कर देंगे। जो 1/2 है वो 2 भी बाहर ले लिया, ये जो 2 आया I²/2 भी बाहर ले लिया, तो यहाँ से 1 के साथ dt हो जाएगा, यहाँ से cos 2ωt इंटू dt हो जाएगा। तो यहाँ से t का निकालोगे तो सिंपल t रह जाएगा, यहाँ से माइनस का 2ωt अपॉन t, और जब इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करोगे तो यहाँ से t इक्वल्स टू 2π, t लगा दो, t इक्वल्स टू होता है 2π/ω। तो 2π/ω से जब आप इसको कंपेरिजन करके करेंगे तो ये हिस्सा इसका 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से केवल I²R/T/2 रह जाएगा। ये वैल्यू हमारी RMS वैल्यू होती है, या जिसको हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। और इसको कैसे यूज़ करेंगे, यूज़ हम उसी फार्मूले में करेंगे, H इक्वल्स टू I²R/T। तो यहाँ से
एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये इक्वेशन 4 और ये इक्वेशन 3 जो हमने निकाली है, इन दोनों को कंपेरिजन करा देंगे और यहाँ से आई आर एम एस स्क्वायर आर टी बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन 2 और इसको काटेंगे तो यहाँ से हमारी आई आर एम एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि हो जाएगी आई नॉट अपॉन रूट 2 और जे आर एम एस वैल्यू जो है वो वर्चुअल वैल्यू या एफिशिएंसी वैल्यू हो गई या इफेक्टिव वैल्यू हो गई एसी की, जो कि 7.707 टाइम्स पीक वैल्यू होती है एसी के, या हम ये कह सकते हैं कि 70.7% जो पीक वैल्यू एसी की कहलाती है वो हमारी आपकी क्या कहलाती है, आरएमएस वैल्यू कहलाती है, या इसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी कह देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज आर मेजर्ड बाय एसी वोल्टेज, एसी वोल्ट और एसी वोल्ट मीटर। एसी एमीटर और एसी वोल्टीमीटर से ही इसको मापा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। जो एसी एमीटर वोल्टमीटर होते हैं इनको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। दे मेजर्स ओनली वर्चुअल और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, तो वो केवल वर्चुअल वैल्यू को ही मेज़र कर पाते हैं। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एक लाइट बल्ब है जिसकी रेटिंग दी हुई है, पावर पी, वोल्टेज भी दिया है, एसी सप्लाई के लिए फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। हमें कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो पी दिया है, वी दिया है, तो यहाँ से जो सिंपल फार्मूला होता है वी स्क्वायर पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर वाला लगा के यहाँ से आर निकल जाएगा और आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन 2, और चूँकि वैल्यू सारी वी आर एम एस में ही दी होती हैं, एक्चुअल में दी होती हैं, उनको लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपका आता है कि जब एसी सर्किट के साथ हमारा रेजिस्टेंस होगा, एसी सर्किट के साथ हमारा वोल्टेज कंडक्टेंस होगा, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।